Hello and welcome to Ask Auto Guru. Bajaj Pulsar NS 125 versus Pulsar 125 split seat versus Honda SP 125 versus Honda Shine 125 versus Hero Glamour 125 versus Hero Super Splendor. महामुकाबला। अब अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप ये ज़रूर जान पाओगे कि इन छयों में से कौन सी गाड़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ज़्यादा सूटेबल है, किस गाड़ी को खरीदना आपके लिए फ़ायदे का सौदा है और किस गाड़ी को खरीदना आपके लिए बेकार है। वीडियो थोड़ा ज़रूर लंबा होगा, लेकिन YouTube के इतिहास में 125 सीसी की सेगमेंट में सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल यही वीडियो होगा। इसे पूरा देखना, एंड तक देखना, क्योंकि मार्केट में यही 6 गाड़ियाँ हैं जो चल रही है मैक्सिमम, जो अफोर्डेबल भी है, माइलेज ओरिएंटेड भी है और साथ ही साथ लोगों का भरोसा भी इन पर है। तो इन सब में से कौन सी बनी है आपके लिए? सबसे पहले मैं बात करता हूं इंजन की। इन सब में मिलने वाला इंजन कौन सा ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये तो हार्ड होता है और यही अगर अच्छा नहीं रहा तो फिर गाड़ी किसी काम की नहीं। सबसे पहले मैं बात करता हूं बजाज की ओर से आने वाली NS 125। यहां पे आपको 124.4 सीसी का 4 स्ट्रोक SOHC 2 वॉल एयर कूल्ड BS6 कंप्लाइंट DTSI इंजन मिल जाता है, जो मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है 11.99 PS की, मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस करता है 11 Nm का। यहाँ आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है और साथ ही साथ किक एंड सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है। पर्टिकुलर ये जो इंजन है इस गाड़ी में जो मिल रहा है ये ओवर स्क्वायर इंजन है। इस तरह के इंजन के अपने ही कुछ फायदे होते हैं। यहाँ पे ओवर स्क्वायर इंजन इसलिए है ये क्योंकि इसका जो बोर वैल्यू है 56 mm ये ज़्यादा है इसमें मिलने वाले स्ट्रोक वैल्यू के मुकाबले। तो इस तरह के इंजन्स में आपको हाई स्पीड परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। इनफैक्ट जो मिड रेंज का परफॉर्मेंस होता है, यानी ना ज़्यादा स्पीड में और ना ज़्यादा स्लो में, बीच का, ये भी काफ़ी बेहतरीन मिलता है। इस तरह के इंजन्स की बनावट ही कुछ ऐसी होती है और ये स्पीड ओरिएंटेड इंजन्स होते हैं। इस तरह के इंजन में अगर आप रेसिंग या फिर ज़्यादा स्पीड अचीव करना चाहते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो ये रही कहानी NS 125 के इंजन की। इसी के अपोजिट में जो इसी का छोटा भाई आता है या फिर बड़ा भाई कह लो, स्प्लिट सीट, जो कि 125 सीसी में ही आती है बजाज की ओर से। तो इसी बजाज 125 स्प्लिट सीट में आपको जो इंजन मिल रहा है ये 124.4 सीसी का 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व ट्विन स्पार्क BS6 जो कि DTSI टेक्नोलॉजी से मिल रहा है, से लेस इंजन है ये। इसमें जो मैक्स पावर है 11.8 PS की और साथ ही जो मैक्स टॉर्क है 10.8 Nm का। यहाँ पर भी आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है और साथ ही साथ किक और सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। ये इंजन भी ओवर स्क्वायर इंजन है, मतलब बजाज ने फोकस किया हुआ है हाई एंड परफॉर्मेंस के लिए, ज़्यादा स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाए जो हाईवे पर, क्योंकि यहाँ पे ओवर स्क्वायर इंजन है इसलिए कहा जाता है। इसमें भी आपको जो बोर साइज है 56 mm की मिल रही, जो कि ज़्यादा है स्ट्रोक साइज के मुकाबले। तो 50.5 जो स्ट्रोक साइज यहाँ मिल रही है, इस वजह से क्या होता है कि ये जो इंजन है ओवर स्क्वायर इंजन बन जाता है। अब इस तरह के इंजन्स के ही अपने कुछ फायदे होते हैं, जैसे मैंने अभी थोड़े टाइम पहले कहा, हाई स्पीड परफॉर्मेंस और मिड रेंज परफॉर्मेंस काफी अच्छा देखने को मिलता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं होंडा की, यानी होंडा की ओर से आने वाली 2 गाड़ियां SP 125 और शाइन 125। शाइन ये पहले CB हुआ करती थी, अब की बार CB निकल चुका है, सिर्फ और सिर्फ शाइन रह चुका है। तो अगर SP की बात कर ली जाए इसमें इंजन, तो यहाँ पे 124 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर BS6 इंजन मिल रहा है। इस इंजन की जो मैक्स पावर है 10.8 PS की है, मैक्स टॉर्क 10.9 Nm का है। यहाँ पर भी आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है और यहाँ पर भी आपको किक एंड सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है। इसी के साथ जो ये इंजन आपको मिल रहा है ये अंडर स्क्वायर इंजन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी जो बोर साइज है वो 50 mm की है, जो कि कम है इसमें मिलने वाले स्ट्रोक 63.1 के मुकाबले। तो इस तरह के अंडर स्क्वायर इंजन का अपना ही कुछ फायदा होता है। अब हमने जो बजाज के इंजन्स देखे वो हाई एंड परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा बेहतरीन दिलाते हैं, लेकिन होंडा का ये जो इंजन है ये अंडर स्क्वायर इंजन है। इसका ये फ़ायदा होता है कि इस तरह के इंजन काफ़ी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट होते हैं, यानी माइलेज अच्छा आपको मिलता है। कम RPM पर भी इस तरह के इंजन आपको अच्छा खासा टॉर्क जो है दिला देते हैं, जिस वजह से आपको इनिशियल पिकअप तो बेहतरीन मिलता ही मिलता है और जो मिड रेंज परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छा मिलता है। मतलब यहाँ पे आपको हाई एंड परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा फोकस नहीं है होंडा का, पर्टिकुलर ESP में। अगर मैं बात करूं बजाज की जो पल्सर है, दोनों के दोनों पल्सर,
उनसे कंपेयर कर लिया जाए तो, क्योंकि यहाँ पे फ्यूल इफिशिएंट होना चाहिए इंजन, यही ESP का जो है होंडा वालों का फोकस इस पे रहा है। और इसी के साथ आगे इनका ये भी जो है फोकस रहा है कि यहाँ पे मिड रेंज परफॉर्मेंस भी आपको अच्छा खासा मिल जाए, हाई रेंज परफॉर्मेंस ना भी मिले तो बेहतर है, ऐसा होंडा वालों का मानना है। जो कहानी यहाँ दिख रही है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। शाइन के बारे में भी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी आपको 124 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक BS6 इंजन मिल जाता है। इस गाड़ी में आपको मैक्स पावर 10.74 PS की मिल रही है एट द रेट 7500 RPM पर। मैक्स टॉर्क जो है आपको 11 Nm का मिल रहा है एट द रेट 6000 RPM पर। अब ये इंजन भी आपको अंडर स्क्वायर इंजन मिलता है, इसमें बोर साइज 50 mm है और वो कम है स्ट्रोक साइज 63.1 के मुकाबले, क्योंकि यही कहानी हमने ESP में भी देखी है। और वही मैं कहना चाहूँगा कि इसका इंजन यानी होंडा के शाइन हो या फिर आपका ESP हो, दोनों के इंजन फ्यूल एफिशिएंट इंजन है। इसी के साथ यहाँ कम RPM पे भी आपको अच्छा खासा जो है टॉर्क मिल जाता है, यानी इनिशियल पिकअप यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहने वाला है, साथ ही साथ मिड रेंज परफॉर्मेंस भी अच्छा रहने वाला है। लेकिन इस तरह के यानी अंडर स्क्वायर इंजन्स का नुकसान ये होता है कि जब भी आप हाई स्पीड परफॉर्मेंस अचीव करना चाहते हो तो गाड़ी आपको इतनी अच्छी सपोर्ट नहीं कर पाती है। इनफैक्ट इंजन इतना अच्छा सपोर्ट नहीं कर पाता है, वो इसलिए क्योंकि इंजन की बनावट ही कुछ इस तरह से होती है। अब हाई एंड परफॉर्मेंस यानी अगर 90 प्लस किलोमीटर पर आवर जिस जो पावर इसमें मिल रही है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, उसके ऊपर आपको वाइब्रेशंस महसूस हो सकते हैं, हो सकता है इंजन ज़्यादा हीट हो जाए, हो सकता है किसी और तरह के प्रॉब्लम्स आने लग जाए। तो ये जो अंडर स्क्वायर इंजन मैं बता रहा हूँ आपको होंडा के दोनों गाड़ियों में, ये मिड रेंज परफॉर्मेंस और जो आपका सिटी परफॉर्मेंस होता है यानी इनिशियल परफॉर्मेंस, उसके लिए बेहतरीन साबित हो सकते हैं। जबकि पल्सर के दोनों इंजन स्प्लिट सीट और NS ये हाई एंड परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा सपोर्ट करेंगे आपको। ऑफकोर्स यस मिड रेंज तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन लो एंड परफॉर्मेंस यानी सिटी राइडिंग में थोड़ी सी शायद दिक्कतें आपको दिला सकती है, जो कि नॉमिनल है। वैसे इतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा क्योंकि किसी भी गाड़ी को स्लो चलाने में कोई हर्जा नहीं है और ना ही उसमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है। चलो बजाज की देख ली, होंडा की देख ली, अब अपना जो हीरो है उसको भी देख लेते हैं। तो हीरो की ओर से भी दो बेहतरीन गाड़ियां आती है 125 सीसी सेगमेंट में, ग्लैमर आती है, सुपर स्प्लेंडर आती है। इस पूरे वीडियो में मैं जब भी सुपर स्प्लेंडर का नाम लूंगा तो सिर्फ स्प्लेंडर के नाम से उसे पुकारूंगा, वीडियो लंबा ना हो जाए, नाम भी लंबे ना हो जाए। ग्लैमर की बात कर लेते हैं। 124.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक BS6 इंजन ग्लैमर में मिलता है। मैक्स पावर 10.87 PS की मिलती है। मैक्स टॉर्क 10.6 Nm का मिलता है। यहां पर भी आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है, किक के साथ साथ सेल्फ स्टार्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है। इस पर्टिकुलर ग्लैमर में मिलने वाला इंजन अंडर स्क्वायर इंजन मिल रहा है ना इंटरेस्टिंग। अब ये अंडर स्क्वायर इंजन इसलिए क्योंकि यहां पे आपको जो बोर साइज है वो 52.4 mm मिल रही है, जो कि कम है स्ट्रोक साइज 57.8 के मुकाबले। इस तरह के इंजन फ्यूल एफिशिएंट इंजन होते हैं, जैसे मैंने कहा कम RPM पर भी ये अच्छा खासा आपको टॉर्क जनरेट करके जो है दिला देते हैं। सेम कहानी दोहराई गई है, होंडा वालों ने जो किया था वही हीरो वालों ने किया है, बजाज वालों ने हटके किया है। अब इनकी एक और गाड़ी आती है स्प्लेंडर, जैसे मैंने कहा सुपर स्प्लेंडर, मैं यहाँ स्प्लेंडर ही बोलूंगा। तो स्प्लेंडर में आपको 124.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक BS6 इंजन मिल रहा है। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि ग्लैमर का और स्प्लेंडर का इंजन सेम है, तो हाँ सेम है, लेकिन 19-20 का ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है, पूरी तरह सेम नहीं है, मतलब 19-20 का फर्क है, जो कि थोड़ी बहुत फिगर आगे पीछे कर दी गई है, जो कि इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। और इस स्प्लेंडर में आपको मैक्स पावर 10.8 PS की मिल रही है और वही मैक्स टॉर्क 10.6 Nm का मिल रहा है, जबकि आपको 10.87 PS की ग्लैमर में मिला करती थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा फर्क मिल रहा है, मतलब पावर की मैं बात कर रहा हूँ। स्प्लेंडर में भी आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है, किक एंड सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है। ये भी अंडर स्क्वायर इंजन है, मतलब वही इंजन है जो ग्लैमर में हमने देखा, वही पावर फिगर यहाँ मिल रही है, थोड़ी सी 19-20 के फर्क से। फ्यूल एफिशिएंट इंजन इसका भी है, कम RPM पर ये भी अच्छा खासा टॉर्क जनरेट कर देता है। स्प्लेंडर का इंजन, आई मीन सुपर स्प्लेंडर का इंजन जो 125 सीसी की गाड़ी आती है। अब समअप कर लिया जाए इन सबके इंजन की, इंजन ये किसी भी गाड़ी का हार्ट होता है, दिल होता है। अगर यही मजबूत नहीं रहा तो फिर हार्ट फेल हो सकता है, यानी इंजन खराब हो सकता है। तो इन
6 में से कौन सी गाड़ी का इंजन काफ़ी बेहतर है। वैसे देखो ये अब अगर मैं बता दूं तो वीडियो के एंड में आपको जो मोरल मैं बताने वाला हूं, बाकी और भी चीज़ें बता करके उसका मज़ा चला जाएगा, इसीलिए वेट करो। और भी कई सारी चीज़ें हैं इस वीडियो में, आगे देखते रहो। अब जो मेन मुद्दे का पॉइंट आता है वो है बिल्ड क्वालिटी, मजबूती। किस गाड़ी की सबसे अच्छी है मजबूती, आइए जानते हैं। चेसिस के ऊपर मैक्सिमम फोकस किया गया है इन सभी मैन्युफैक्चरर्स ने, यानी होंडा ने, हीरो ने और बजाज ने, क्योंकि चेसी ही एक ऐसी चीज़ होती है जो कि गाड़ी को, मतलब हमारी हड्डियां होती है, पूरा का पूरा ढांचा है वो। जिस तरह से हमारी हड्डियां होती हैं उस तरह से गाड़ी की हड्डियां मतलब उसकी चेसी होती है, और वो जितनी मजबूत रहेगी उतना ही गाड़ी का आपका जो पूरा ड्यूरेबिलिटी है और भी कई सारी चीज़ें मजबूत होती है। तो सबसे पहले बजाज वालों की ओर से आने वाली दोनों गाड़ियों की बात कर लेते हैं, NS 125 और स्प्लिट सीट 125। ये दोनों गाड़ियां, इनके जो परदादा आया करते थे, आया अभी भी आ रहे हैं, परदादा नहीं कह सकते, जो बड़े बड़े भाई है उनके, एक तो पल्सर 150 ट्विन डिस्क जिसका जेरोक्स उतार करके नीचे लाया गया है 125 सीसी सेगमेंट का, उसमें छोटा इंजन डाल करके, और वही NS 125, ये NS 160 जो कि अभी भी चल रही है मार्केट में, उसी का छोटा सा जेरोक्स है, छोटा वर्जन है। इन दोनों ही गाड़ियों में ज़्यादा चेंजेस नहीं है। जो बड़ी सीसी की आया करती थी इनमें छोटा इंजन लगा दिया गया है। प्लास्टिक मटेरियल, फैब्रिक मटेरियल, तरह तरह के जो मटेरियल होते हैं, स्टील मटेरियल, आयरन मटेरियल, जो ग्राफिक्स वगैरह है वो चेंज है थोड़े से, लेकिन जो फिट एंड फिनिशिंग है वो जो बड़ी गाड़ियों में मिला करती थी 150 और 160 सीसी की, वही यहाँ पे दोहराई गई है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर बड़ी गाड़ियों में वही बिल्ड क्वालिटी मिल रही है, वही बिल्ड क्वालिटी आपको छोटी गाड़ियों में मिल रही है, तो डेफिनेटली 160 या फिर 150 सीसी सेगमेंट के हिसाब से ही उनका कंस्ट्रक्शन किया गया होगा। अब अगर वही कंस्ट्रक्शन छोटी सेगमेंट में मिल जाता है तो वाकई ये मजबूत बन जाता है, क्योंकि बड़ी सीसी की गाड़ी होती है, गिरने का डर भी होता है, एक्सीडेंट के चांसेस भी होते हैं, तरह तरह की चीज़ें होती है, तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उतना मजबूत मटेरियल उन गाड़ियों में दिया जाता है, वही यहाँ पे दिया गया है। तो नो डाउट मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूँगा कि बजाज ने जो भी अपने पल्सर में बिल्ड क्वालिटी दिया है बेहतरीन दिया हुआ है, इसमें किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ आपको महसूस नहीं किया गया है, महसूस नहीं होगा। इसके अलावा सिंगल डाउन ट्यूब चेसिस पे इन दोनों ही गाड़ियों को जो है वो खड़ा किया गया है, और साथ ही साथ इंडिकेटर्स से लेकर के टायर्स तक, स्विचेस से लेकर के पूरी जो गाड़ी है, मतलब फैब्रिक मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल, जितना भी मटेरियल गाड़ी के अंदर आपको मिल रहा है, बाहर मिल रहा है, नो डाउट बेहतर है। अब आइए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं हीरो की ओर से आने वाली दोनों गाड़ियों की। हीरो की ओर से जो दोनों गाड़ियां आ रही हैं, इसमें ग्लैमर के मुकाबले ज़्यादा मजबूती आपको सुपर स्प्लेंडर में देखने को मिलेगी। सुपर स्प्लेंडर यानी कि स्प्लेंडर, इसमें ट्यूबुलर डायमंड चेसिस मिल रही है, और ग्लैमर में आपको डायमंड टाइप की चेसिस मिल रही है। दोनों में फ़र्क ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा मजबूत मानी जाती है। कई सारे स्टडीज़ और रिसर्च के आधार पर मैं ये बता रहा हूँ आपको। वैसे इतना ज़्यादा रियल लाइफ में फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि इसकी चेसी मजबूत है, इसकी थोड़ी कम मजबूत है, ऐसा है, और तो ये कोई डील ब्रेकर है, ऐसा नहीं है। ये कोई डील ब्रेकर नहीं है। रियल लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दोनों ही गाड़ियों की चेसिस लगभग सिमिलर है, और साथ ही हीरो या फिर TVS, ये दोनों ब्रांड्स ऐसे हैं इंडिया के जो बिल्ड क्वालिटी में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। हालांकि कुछ गाड़ियां हैं प्राइस बजट में रखने के लिए इनको करना पड़ता है कॉम्प्रोमाइज़, लेकिन बहुत सारी ऐसी गाड़ियां भी हैं जिनमें ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। उस आधार पर अगर हम इन दोनों ही गाड़ियों के बिल्ड क्वालिटी की बात कर ली जाए तो भाई कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली। अब होंडा क्या कहता है, तो होंडा आखिरकार होंडा है। होंडा ने भी अपने मार्केट में कई सारे ब्रांड्स उतार रखे हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है, और शाइन ये काफ़ी पहले से चलते आ रहा है। मैंने ऐसे कई सारे लोग देखे जो 8-8, 10-10 सालों से शाइन यूज़ कर रहे हैं। ESP उसी का नेक्स्ट वर्जन है। तो इन सभी 6 की 6 गाड़ियों में बिल्ड क्वालिटी का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं मिलने वाला है। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि होंडा की जो पेंट क्वालिटी होती है वो मुझे थोड़ी सी डाउन लगती है। अगर धूप में आप ज़्यादा देर तक रखो होंडा की किसी भी गाड़ी को, या फिर कुछ ही गाड़ियों को, किसी भी नहीं कह सकते, कुछ ही गाड़ियों का मैंने देखा है खुद अपनी आंखों से और महसूस भी किया है कि धूप में रखने के बाद या फिर वॉशिंग कंटिन्यूसली आप 8-10 महीने के बाद वॉशिंग्स जो है करते हो, गाड़ियों को धुलाते हो, तो वहां से कलर फेंट होने लग जाता है। और अगर गाड़ी गिर जाती है कहीं से या फिर छोटी सी खरोंच ही क्यों ना हो लग जाती है तो पेंट उखड़ जाता है। ये चीज़ कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड है। इसके अलावा होंडा की भी बिल्ड क्वालिटी अच्छी ही है। तो मतलब ये सब तो ठीक है, लेकिन बात कर लेते हैं इन सभी गाड़ियों के पावर टू वेट रेशियो की। पावर टू वेट रेशियो इसलिए देखा जाता
जाता है ताकि इनिशियल पिकअप या फिर गाड़ी पर लोड बिठाने के बाद आपकी गाड़ी किस तरह से चल पाएगी। और साथ ही साथ जो आप चढ़ान पे चढ़ाते हो, लंबी चढ़ान है, पहाड़ है, और ऐसे में आपकी गाड़ी चढ़ती जा रही है, वो कितनी पावर आपको देती है या फिर पावर लॉस हो जाती है। इन चीज़ों को नापने के लिए, मापने के लिए पावर टू वेट रेशियो का आधार लिया जाता है। अब यहाँ पे NS 125 की अगर मैं बात करूँ तो इस गाड़ी का ओवरऑल कर्व वेट 144 kg का मिल रहा है, और जैसे मैंने थोड़े टाइम पहले कहा था, इसकी जो मैक्स पावर है 11.99 PS की मिल रही है। इस आधार पर अगर इसका बॉडी टू वेट रेशियो निकाला जाए तो ये लगभग 83.26 PS HP पर kg का मिल रहा है, यानी कि हर 1 किलो के पीछे 83.26 HP की पावर आपको मिल रही है NS 125 में, विच इज़ नॉट एन अ जोक। ये बेहतरीन है, क्योंकि इनिशियल पिकअप तो चलो यहाँ अच्छा मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ हाई एंड परफॉर्मेंस में अगर आप 4th गियर में हो, 3rd गियर में हो और 4th गियर में आपको अचानक से चलाना है और गाड़ी को थ्रोटल देके घुमाना है, तो यहाँ पर ये ज़्यादा अच्छी साबित हो सकती है। सेम थिंग आपकी स्प्लिट सीट में भी आती है, 125 स्प्लिट सीट। यहाँ पर जो आपको बॉडी टू वेट रेशियो मिल रहा है ये 83.09 है, तो ये मिल रहा है, जो कि ज़्यादा फर्क नहीं है इन दोनों में। इन दोनों ही गाड़ियों का परफॉर्मेंस लगभग सिमिलर आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एसपी की बात कर ली जाए तो एसपी में आपको जो कर्व वेट मिल रहा है ये 118 kg का मिल रहा है। मैक्स पावर 10.8 PS की मिल रही है। इसके आधार पर अभी देखो ये कर्व वेट कैसे निकाला जाता है, पावर डिवाइडेड बाय कर्व वेट, पावर टू वेट रेशियो कैसे निकाला जाता है, तो पावर डिवाइडेड बाय कर्व वेट इंटू 1000, इसी के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ एसपी की क्या कहानी है, आपको 91.52 HP पर kg मिल रहा है। अब ये मैं अगर बताऊँ सबसे अच्छा है तो शायद गलत नहीं होगा, इससे अच्छा शाइन का है, मैं बताऊंगा आपको आगे। 91 HP पर kg मतलब हर किलो के पीछे 91 HP पावर आपकी लग रही है, विच इज़ नॉट एन अ जोक। वो है, ऐसा नहीं है कि इस गाड़ी में सबसे ज़्यादा मिल रहा है तो यही गाड़ी सबसे बेहतर है, ऐसा नहीं है। कर्व वेट के साथ साथ मैक्स पावर भी देखी जाती है, गाड़ी की बनावट देखी जाती है, टायर्स वगैरह तरह तरह की चीज़ें इस पर जो कैलकुलेशन होता है, एक फॉर्मूला होता है, आंकड़े डालने के बाद आपका आंसर आ जाता है, तरह तरह की बातें होती है। फिर भी यहाँ पे एसपी की जो बॉडी टू वेट रेशियो का जो पावर ये कैलकुलेशन निकल करके आ रहा है, बेहतरीन निकल के आ रहा है। बढ़ते हैं आगे, होंडा की ही दूसरी गाड़ी है शाइन। इसका कर्व वेट 115 kg मिल रहा है। इसके बाद इसकी जो मैक्स पावर है 11.84 PS की मिल रही है, और इस हिसाब से इसका कैलकुलेशन कर लिया जाए तो भाई ये तो सबको फाड़ के रख देगी। 102.08 HP पर kg की यहाँ मिल रही है, ये बेहतरीन है। इनिशियल पिकअप मेरे हिसाब से सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा इसी का होना चाहिए, तो ये है। अब हीरो की ओर से जो आने वाली दोनों गाड़ियां हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। ग्लैमर का जो कर्व वेट है 123 kg है, और साथ ही मैक्स पावर 10.86 PS की यहाँ मिल रही है। इसमें आपको जो बॉडी टू वेट रेशियो मिलता है वो है 88.37। और वही स्प्लेंडर की बात कर ली जाए तो यहाँ सुपर स्प्लेंडर जिसे कहते हैं, सुपर स्प्लेंडर की बात कर ली जाए तो यहाँ इसका जो कर्व वेट है 123 kg का मिल रहा है, मैक्स पावर 10.8 PS की देखने को मिल रही है। अब इसका कैलकुलेशन क्या आता है 87.80। ये मेरे हिसाब से अब तक का जो सभी गाड़ियां है 6 गाड़ियां, उनमें से ये मुझे थोड़ा सा कम लगा। बाकी शाइन का सबसे ज़्यादा अच्छा है, और पल्सर का जो NS 125 है उसका अच्छा है। उसका अच्छा इसलिए क्योंकि उसका कर्व वेट भी आप देखो, कर्व वेट भी ज़्यादा है, जिसका प्रभाव आपको हाईवे पर भी दिखता है। अब अगर कर्व वेट ज़्यादा है, गाड़ी थोड़ी सी हेवी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा हेवी रहेगी तो ही आपकी स्टेबल चल पाएगी, ऐसा नहीं है। बॉडी टू वेट रेशियो इसीलिए नापा जाता है, गिना जाता है। तो हाईवे पर स्टेबल चलने के लिए गाड़ियों को कर्व वेट की ज़रूरत पड़ती है, और साथ ही साथ पावर की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बिल्कुल बहुत ज़्यादा वेट है और पावर ही नहीं है तो फिर बैलगाड़ी से ही वही चला लो, उसका भी बहुत ज़्यादा वजन होता है, फिर गाड़ी चलाने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो वो चीज़ें होती है, कई सारे एस्पेक्ट से ये कैलकुलेशन किया जाता है। मैं सिंपल लैंग्वेज में बताने का आपको ट्राई कर रहा हूँ। तो चलो यहाँ तक तो ठीक है। टेक्निकली एस्पेक्ट से हमने इन्हें सिटी में भी चला लिया, हमने इन्हें हाईवे पे भी चला लिया, हाई स्पीड में भी चला लिया। अब अगर आपको कम जगह में घुमानी हो गाड़ी, यानी कि सिटी में कहीं पे मोड़ना हो, तो क्या काम आता है, वो है टर्निंग रेडियस। टर्निंग रेडियस के लिए व्हील बेस देखा जाता है,
व्हील बेस यानी दो टायर्स के बीच का डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस जितना कम रहा उतनी गाड़ी आपकी कम जगह में घूम जाती है, गलियारे में से निकालने के लिए ईजी साबित होती है। और अगर व्हील बेस ठीक ठाक रहा, थोड़ा सा लंबा रहा, तो गाड़ी हाईवे पर चलने के लिए स्टेबल हो जाती है, क्योंकि टायर्स दूर दूर होने की वजह से सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी जो वेट है रोड पर काफ़ी अच्छी पकड़ कर चलती है, चिपक कर चलती है। NS 125 में जो व्हील बेस मिल रहा है आपको 1353 मिल रहा है, स्प्लिट सीट में 1310 मिल रहा है, ESP में 1285 मिल रहा है, शाइन में 1285 मिल रहा है, ग्लैमर में 1273 और सुपर स्प्लेंडर में भी उतना ही मिल रहा है। तो इन सब में सबसे कम अगर मैं बताऊं तो वो आपको सुपर स्प्लेंडर और ग्लैमर में ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि बाकी सभी गाड़ियों में ज़्यादा है और उनमें भी थोड़ा सा ज़्यादा आपको NS और स्प्लिट सीट में देखने को मिल रहा है। अब जैसे मेरे थोड़े टाइम पहले के वर्ड्स याद करो, हाईवे पर हाई स्पीड परफॉर्मेंस के लिए थोड़े से बड़े व्हील बेस होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा छोटे रह गए तो फिर स्टेबिलिटी खो देती है गाड़ी। वो वाली चीज़ पल्सर ने अपनी दोनों ही गाड़ियों में मेंटेन रखा है। जैसे मैंने शुरू में कहा था इंजन वाले पार्ट में एक्सप्लेन करते वक्त, हाँ इन दोनों गाड़ियों को हाई स्पीड परफॉर्मेंस के लिए बनाया गया है। अब जो होंडा है यानी उसकी शाइन आती है और फिर ESP आती है, ये तो सिटी परफॉर्मेंस एज वेल एज थोड़ी बहुत हाईवे परफॉर्मेंस के लिए भी आपको सस्टेन कर लेगी। वैसे अगर मोरल निकालो व्हील बेस के आधार पर इन छः के छः गाड़ियों का, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। आप सिटी में भी इन सभी गाड़ियों को आराम से चला सकते हो, घुमा सकते हो, इसके अलावा कम जगह में भी घुमा सकते हो, हाईवे पर भी अच्छा खासा स्पीड अचीव कर सकते हो। फ़र्क यहाँ नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है इनके ग्राउंड क्लियरेंस में, क्योंकि अगर आप ऑफ रोडिंग करना चाहते हो तो किसका ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, जो कि नीचे से कुछ ना कुछ हिट ना हो जाए, क्योंकि गाड़ी चल रही है और कुछ बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स आ जाते हैं, वहाँ से गाड़ी निकलते वक्त फिर नीचे से कुछ लग जाता है तो डैमेज होने के चांसेस होते हैं नीचे से। तो यही ग्राउंड क्लियरेंस जिसका ज़्यादा रहेगा वो विन रहेगा। NS 125 में आपको 179 लगभग 180 mm का मिल रहा है, स्प्लिट सीट में 165 जो कि कम लग रहा है, ESP में 160 ये उससे भी कम है, शाइन में 162 ये मैं कहूँगा थोड़ा सा अच्छा है, मतलब कम ही है वैसे देखा जाए तो। ग्लैमर और स्प्लेंडर क्लियर कट विनर है 180 mm में आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो मिल रहा है। हीरो बखूबी जानता है कि उसकी गाड़ियाँ खेती में किसानों के यहाँ या फिर गांव खेड़ों में ज़्यादा चलाई जाती है। ऐसा नहीं है कि सिटी में नहीं चलाई जाती, हाँ सिटी में भी चलाई जाती है, लेकिन मैक्सिमम लोग मजबूती के तौर पे देखते हैं इन दोनों ही गाड़ियों को, मजबूत व्हीकल्स मानी जाती है ये, इसीलिए खेड़ों में भी गाँवों में भी और जहाँ रास्ते इतने अच्छे नहीं हैं वहाँ पर भी इसकी गाड़ियाँ यूज़ की जाती है, इसीलिए बड़ा ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ दे रखा है। तो ये होती है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। इसके अलावा NS 125 का भी 180 ही है लगभग, यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब जहाँ 165, 160 और 162 का ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है यानी कि स्प्लिट सीट, ESP और शाइन में, तो ऐसा नहीं है कि इनके नीचे से हमेशा से ही कुछ ना कुछ लगता रहेगा। कभी कभी अगर एक्सट्रीम खराब रास्ते हैं, बहुत ही ज़्यादा खराब रास्ते हैं, तो नीचे से कुछ ना कुछ लगने का चांस रहेगा, हिट होने का चांस रहेगा। ऐसे में हो सकता है नीचे से कोई स्पेयर पार्ट डैमेज हो जाए। तो ये चीज़ें रियरली देखने को मिलती है। वैसे सबका ओके सा कह सकते हैं। गाड़ी की ओवरऑल हैंडलिंग को बेहतर बनाने का काम एक और चीज़ करता है और वो है इसमें मिलने वाले टायर्स। NS 125 मतलब इन सभी 6 की 6 गाड़ियों में आपको ट्यूबलेस टायर मिल रहे हैं, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबकि ट्यूबलेस टायर्स काफ़ी अच्छे होते हैं। इसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है मैंने, कौन से टायर्स किसके लिए बेहतरीन है, मतलब ट्यूबलेस अच्छे हैं या फिर ट्यूब टायर। आपको सिर्फ ट्यूबलेस टायर्स अच्छे हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ NS 125 में मिलने वाले टायर्स की, NS 125 में आपको यानी पल्सर NS 125 में ट्यूबलेस टायर्स फ्रंट में 80/100 17 इंचेस, रियर में 100/90 17 इंचेस, स्प्लिट सीट में 80/100 17 इंचेस, रियर में 100/90 17 इंचेस, ESP में 80/100 18 इंचेस, 80/100 18 इंचेस, ग्लैमर में फ्रंट में 80/100 18 इंचेस, रियर में 80/100 18 इंचेस, सुपर स्प्लेंडर में 80/100 18 इंचेस, 90/90 18 इंचेस। ये सब आप एक बार स्क्रीन पर देख लो, आप खुद अंदाज़ा लगा लो। अगला तो ठीक है, लेकिन पिछला टायर कौन सी गाड़ी का ज़्यादा ब्रॉड है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो मैक्सिमम वेट हमारा रियर जो व्हील होता है उस पर होता है। गाड़ी की स्टेबिलिटी बेहतर बनाने के लिए रियर व्हील जो है वो ज़्यादा कारगर साबित होता है, क्योंकि जब भी हम कॉर्नरिंग लेते हैं या फिर आपको ये बात तो बिल्कुल पता ही होगा, आप थोड़े बहुत भी जानकार हो टू व्हीलर के,
तो इंजन जब अपन गाड़ी का थ्रोटल घुमाते हैं तो इंजन की पावर रियर व्हील तक पहुंचती है और वही जो है गाड़ी को मूव करता है। अब वो टायर जितना ज़्यादा स्ट्रांग है, यानी कि ब्रॉड है, रोड से अच्छा कांटेक्ट है, उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी बेहतर बनी रहेगी। तो यहाँ पल्सर के गाड़ी में मिलने वाले, मतलब पल्सर 125 NS और स्प्लिट सीट, बाकी सभी गाड़ियों के मुकाबले इन दोनों गाड़ियों के रियर टायर अच्छे खासे ब्रॉड देखने को मिल रहे हैं। तो हैंडलिंग हो या कॉर्नरिंग हो या फिर छोटे बड़े पॉट होल्स ही क्यों ना हो, ये टायर्स आसानी से निकल करके लेके जाते हैं। रास्ते पे बारिश गिरी हो, रास्ते चिकने हो, खराब है, इतने अच्छे नहीं हैं, कॉर्नरिंग के वक्त भी आपको ये दोनों टायर्स, यानी ये दोनों गाड़ियां अच्छी खासी सस्टेन करने वाली है, जो आंकड़े आपके सामने दिख रहे उस हिसाब से। अब अगर मैं इसके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो है हीरो के दोनों गाड़ियों का। ग्लैमर तो चलो आगे और पीछे लगभग सेम टायर्स मिल रहे हैं, यहाँ पे इतनी अच्छी आपको कॉर्नरिंग और वो ठीक ठाक सी मिलेगी, ये नहीं है कि बहुत ही घटिया मिलेगी और ना ही बहुत ही अच्छी मिलेगी। मिड रेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सुपर स्प्लेंडर कुछ हद तक थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन रखता है, जबकि इसके रियर में 90/90 सेक्शन के 18 इंचेस के टायर्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये गाड़ी हाई स्पीड परफॉर्मेंस एस्पेक्ट नहीं है इससे, यानी कि इसमें हाई स्पीड परफॉर्मेंस अचीव नहीं किया जा सकता, जिस तरह से मैंने कहा इसके इंजन को एक्सप्लोर किया था अभी, और साथ ही साथ इसकी बनावट ही वैसी नहीं है। अब बचते हैं ये अपनी होंडा की ओर से आने वाली दोनों गाड़ियाँ। तो ये मैंने शुरू में ही कहा, जिस तरह से इंजन को एक्सप्लोर किया हुआ था उस तरह से पूरी की पूरी बनावट दी गई है। जो टायर से वो भी उसी तरह से बिठाए गए हैं, जो आगे मिल रहे हैं वही पीछे भी डाल करके दिए हैं, यानी सेम साइजेस के। हालांकि 18-18 इंचेस के मिल रहे हैं, लेकिन जो विड्थ है वो लगभग सिमिलर ही है, लगभग पूरी तरह से सिमिलर है, लगभग क्या कहना। तो ये बाकी जो 4 गाड़ियां मैंने बताई, पल्सर वालों को छोड़ के इन सभी गाड़ियों का परफॉर्मेंस आपको सिमिलर देखने को मिलेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बस टायर की वजह से मैं कह रहा हूँ ये आपको पल्सर थोड़ा सा अच्छा देखने को मिलेगा। हैंड परफॉर्मेंस ऑफकोर्स ये स्पीड भी इनका ज़्यादा ही रहेगा इन बाकी गाड़ियों के मुकाबले। मतलब अभी तक हमने ये देखा कि कुछ चीज़ें डिस्कस की, कुछ चीज़ों में, हर चीज़ों में हर कोई गाड़ी बेहतर नहीं है, किसी में कुछ कमी है तो किसी में कुछ अच्छा ही है, कोई किसी के लिए पहचानी जाती है तो कोई और किसी के लिए स्पेशलाइज है, ऐसा है। अब और भी वीडियो बाकी है, यहाँ पे और भी कई सारी चीज़ें आपको पता चलनी बाकी है, इस वीडियो को देखते रहिए। माफ करना वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन भाई आपको आज तक यूट्यूब पे शायद ही किसी ने इतना समझा कर बताया होगा इन 6 की 6 गाड़ियों के बारे में। खैर बढ़ते हैं आगे। देखो गाड़ी चाहे कोई भी हो, उसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी अच्छी खासी होनी चाहिए और साथ ही साथ उसमें माइलेज भी आपको अच्छा होना चाहिए। पेट्रोल के भाव तो आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं, जो कि हमारी जेब को खाली कर रहे हैं। बस यही चीज़ जो है डर लगा रहता है कि माइलेज मतलब अच्छा नहीं रहा तो फिर पेट्रोल जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, खर्चे बढ़ जाएंगे। NS 125 में आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल रहा है और जो माइलेज है ये लगभग 55 से लेके 60 के बीच में मिलेगा। वही स्प्लिट सीट वो भी यहाँ आपको वही लगभग 60 से लेके 65 तक का माइलेज देखने को मिल सकता है। यहाँ पे 11.5 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाता है। SP में 11 लीटर का मिलता है, शाइन में 10 लीटर का मिलता है, ये 10.5 लीटर का मिलता है। इसमें 65 से लेके 70 तक का माइलेज इन दोनों ही गाड़ियों से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ग्लैमर और स्प्लेंडर में आपको 10 और 12 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलता है। दोनों ही गाड़ियों से लगभग 60 से लेकर 65 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज एक्सपेक्ट किया जा सकता है। माइलेज हमेशा डिपेंड करता है आप लोगों की राइडिंग स्किल पे, आप किस तरह से गाड़ी चलाते हो, किस तरह से उसे यूज करते हो, उन सभी चीजों पे माइलेज डिपेंड करता है। तो ये इसीलिए मैंने इतने से लेके इतने के बीच में बताया। एग्जैक्ट माइलेज आपको कोई नहीं बता पाएगा, आप खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं। अब यहां तक तो ठीक है, जब गाड़ी चलाने की बारी आती है तो वहां पे सीटिंग पोजीशन, सीट हाइट्स वगैरह वो सारी चीजें देखी जाती है। NS 125 में आपको 805 mm की सीट हाइट मिल रही है। सीट पूरी की पूरी तरह से स्प्लिट सीट है, वही स्प्लिट सीट, यानी स्प्लिट सीट उसी का नाम है पल्सर का। NS में स्प्लिट सीट मिल रही है, दूसरी है पल्सर, उसमें भी आपको स्प्लिट सीट मिल रही है, जो कि उसका नाम ही है। यहाँ 790 mm की स्प्लिट सीट आपको मिल जाती है। SP 125 में आपको 790 mm की मिल रही है, जो कि थोड़ी सी कम है सीट हाइट। तो यहाँ सिंगल सीट मिल रही है पूरी, वही शाइन में भी आपको लगभग सिमिलर मिल रही है। ग्लैमर और सुपर स्प्लेंडर जो है इसमें आपको 793 और 799 मतलब 800 के करीब करीब आपको हीरो की दोनों ही गाड़ियों में सीट हाइट मिल रही है। पल्सर के दोनों गाड़ियों में आपको स्प्लिट सीट मिल जाती है, जबकि बाकी बचे चारों गाड़ियों में आपको पूरी की पूरी सिंगल सीट मिल जाती है।
सिंगल सीट का फायदा ये होता है कि आपको, वैसे स्प्लिट सीट के नुकसान है ऐसा नहीं है, स्प्लिट सीट के भी अपने फायदे हैं, मतलब कटे हुए सीट के, स्प्लिट सीट पर्टिकुलर गाड़ी के लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ, सीट में से जो गैप है उसके लिए बोल रहा हूँ। तो सिंगल सीट अगर पूरी की पूरी है तो एरिया बड़ा मिल जाता है, साथ ही साथ घर में मम्मी है, दादी है, एजेड पर्सन होते हैं जो सिंगल साइड बैठते हैं, उनके लिए रियर में यानी पीछे बिठाने में आसानी साबित हो जाती है। इसके साथ अगर अपने पास कोई सामान है, जैसे गैस की हंडी है, चारा वारा है, गांव खेड़ों में लोग अक्सर इस तरह का यूज़ करते हैं, या फिर ट्रिपल सीट ही क्यों ना हो, बिठाना चाहते हो, भाई बिठाना मत, मैंने कहा इसलिए नहीं, ये इलीगल है, ऐसा मत करना। मेरा कहने का यही मतलब है कि आपको स्पेस मिल जाता है सिंगल सीट रही तो। और राइडर के लिए और पिलियन के लिए, दोनों के लिए, बाकी बचे चारों गाड़ियों पर सीटिंग पोजीशन काफ़ी अच्छी है, अपराइट है। लंबी राइड के दौरान भी आपको कंधों में, पीठ में दर्द महसूस नहीं होने वाला, जिस तरह से सीटिंग पोजीशन मिल रही है बाकी बचे चारों में। लेकिन अगर पल्सर की बची दोनों गाड़ियों की मैं बात करूं, यानी बजाज की ओर से आने वाली NS 125 और स्प्लिट सीट 125, पल्सर 125, तो इन दोनों में राइडर के लिए सीटिंग पोजीशन थोड़ी सी एग्रेसिव है, जिस तरह से आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो। इस वजह से हो सकता है ये प्रॉब्लम किसी किसी को ही आए, लेकिन लॉन्ग राइड के दौरान आपको कंधों में, पीठ में थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है, दर्द महसूस हो सकता है। पिलियन के लिए बाकी बाकी जो 6 गाड़ियां हैं, 6 की 6 गाड़ियों पे अच्छी खासी ब्रॉड सीटिंग पोजीशन मिल रही है, ग्रैब रेल्स हर जगह आपको मिल रहा है पकड़ने के लिए, तो कोई परेशानी नहीं होने वाली। इसके बाद अगर फीचर्स के मामले में इन सभी गाड़ियों को गिना जाए, देखा जाए, नापा जाए, तोला जाए, तो एक एक के फीचर्स जान लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कि कौन सी गाड़ी में सबसे ज़्यादा फीचर्स आपको देखने को मिल रहे हैं और कितने फीचर्स है जो कि आपके काम के हैं और कितने यूजलेस है। फीचर्स के नाम पे कुछ भी चिपका रहे हैं आजकल कंपनियां, जिससे हम लोग भी हाँ ओके ओके अच्छा अच्छा करके ले लेते, खरीद लेते, जो जिसके यूजेस भी नहीं होते वो भी अरे भाई बढ़िया है चलो ले लो, ऐसा नहीं होता है। आइए जेन्युइनिटी के ओर बढ़ते हैं और फीचर्स की ओर भी बढ़ लेते हैं। अब अगर मैं पल्सर NS 125 की बात करूँ तो इसमें आपको सबसे पहले कॉम्बी ब्रेक सिस्टम मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो है यहाँ पे डिजिटल प्लस एनालॉग मिल रहा है, जिसके अंदर स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, इंडिकेटर, पास स्विच, पैसेंजर फुट रेस्ट, हेडलाइट जो है वो हैलोजन मिल रहा है, टर्न सिग्नल लैंप यानी इंडिकेटर्स आपको बल्ब के मिल रहे हैं, LED टेल लाइट्स मिल रहा है, बैटरी कैपेसिटी 12 वॉट की मिल रही है, लो फ्यूल इंडिकेटर। तो ये सारे के सारे फीचर्स आपको NS 125 में मिल रहे हैं। इससे के अपोजिट में स्प्लिट सीट 125 सीसी में आपको क्या ऑफर किया जा रहा है, तो यहाँ पर भी आपको कॉम्बी ब्रेक सिस्टम मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एनालॉग एंड डिजिटल दोनों मिल रहे हैं। अब उसी इंस्ट्रूमेंट कंसोल में आपको स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, इंडिकेटर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ आपको पास स्विच मिलता है, डिजिटल क्लॉक भी मिल जाती है, पैसेंजर फुट रेस्ट ये तो हर किसी में रहता ही है। हेडलाइट जो है वो यहाँ हैलोजन मिल रहा है, टेल लाइट मिल रहा है LED का, जो टर्न सिग्नल लैंप से यानी कि इंडिकेटर्स वो बल्ब के मिल रहे हैं, LED टेल लाइट यहाँ मिल रहा है आपको। बैटरी कैपेसिटी 12 वॉट की मिल रही है, लो फ्यूल इंडिकेटर मिल रहा है और पायलट लैंप्स भी मिल रहे हैं। अब बढ़ते हैं होंडा वालों की ओर, इन्होंने क्या क्या दिया है अपनी गाड़ियों में घुसेड़ के, तो देखते हैं SP की ओर। यहाँ पर भी आपको कॉम्बी ब्रेक सिस्टम मिल जाता है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। अब ये कॉम्बी ब्रेक का मतलब ऐसा है कि अगर पिछला दबाओ तो अगला भी लग जाता है थोड़ा बहुत, मतलब गाड़ी स्किड नहीं होती है, इस तरह का ये ब्रेकिंग सिस्टम होता है। अब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट कंसोल फुल्ली डिजिटल मिल रहा है, जबकि अब तक पल्सर में आपको एनालॉग प्लस डिजिटल आया करता था, यानी कि अभी भी मिल रहा है। तो ये यहाँ पे अच्छी चीज़ है इन दोनों के मुकाबले। फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, सर्विस ड्यू इंडिकेटर, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, फ्यूल गेज इंडिकेटर, पास स्विच, साइलेंट स्टार्ट। ये साइलेंट स्टार्ट वाला फीचर कुछ मेरे दिमाग में नहीं घुसा। साइलेंट स्टार्ट करके जाना कहाँ है? साइलेंट स्टार्ट का मतलब ही क्या है? मतलब क्यों करना है साइलेंट गाड़ी को स्टार्ट? आवाज़ आते भी थोड़ा बहुत तो क्या फ़र्क पड़ता है। चलो खैर, ये इसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर भी मिल जाता है आपको, इको इंडिकेटर मिल जाता है। इको इंडिकेटर मतलब ये अच्छी चीज़ है वैसे इस गाड़ी में दी हुई, इकोनॉमिक में ही आप गाड़ी चला पाओगे। स्पीड वहाँ तक होता है, कुछ 40-45 के बीच में होता है, जिससे फ्यूल इफिशियंटली मिलता है आपको। इसके अलावा पैसेंजर फुट रेस्ट ये रहेगा ही रहेगा हर जगह। इंजन किल स्विच मिलता है और जो हेडलाइट है वो LED का मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है, अब तक हैलोजन के मिल रहे थे। इसके अलावा जो टेल लाइट है वो बल्ब का मिल रहा है, टर्न सिग्नल लैंप्स इंडिकेटर बल्ब के मिल रहे हैं, 12 वॉट की बैटरी मिल रही, लो फ्यूल इंडिकेटर मिल रहा है, डिस्टेंस टू इंडिकेटर ये फीचर बाकी गाड़ियों में मिसिंग है, जो कि यहां मिल रहा है, बेहतरीन फीचर है ये। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी इंडिकेटर भी आपको इस गाड़ी में मिल रहा है। होंडा की ओर से आने वाली दूसरी गाड़ी है शाइन, इसमें आपको कॉम्बी ब्रेक सिस्टम मिल जाता है, वही जो मैंने अभी थोड़े टाइम पहले कहा था। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ सेमी डिजिटल मिल रहा है और उसी सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल में आपको स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा पास स्विच यहाँ मिल रहा है, पैसेंजर
फुटरेस्ट ऑफकोर्स ये रहेगा ही। इसके बाद हैलोजन का हेडलैम्प मिल रहा है, इंडिकेटर्स बल्ब के मिल रहे हैं, टेल लाइट है वो भी आपको बल्ब का मिल रहा है, 12 वॉट की बैटरी कैपेसिटी मिल रही है 5 AH के साथ, लो फ्यूल इंडिकेटर। बस इतने ही गिने चुने फीचर्स आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं। अब हीरो वाले कहाँ पीछे रहने वाले हैं, बढ़ते हैं हीरो पे। i3S टेक्नोलॉजी दोनों ही गाड़ियों में मिल जाती है आपको। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको जो ग्लैमर है वहां सेमी डिजिटल मिल रहा है, इसी में आपको स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर मिल जाता है, फ्यूल गेज इंडिकेटर मिल जाता है, पास स्विच का ऑप्शन मिल जाता है, पैसेंजर फुट रेस्ट, रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर भी मिल जाता है आपको ग्लैमर में। इसके अलावा हेडलाइट जो है वो हेलोजन का मिल रहा है, टेल लाइट LED का मिल रहा है, और जो टर्न सिग्नल लैम्प है यानी कि इंडिकेटर्स ये बल्ब के मिल रहे हैं। बैटरी कैपेसिटी 12 वॉट की मिल रही है, लो फ्यूल इंडिकेटर भी इस गाड़ी में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा सुपर स्प्लेंडर क्या प्रोवाइड कर रही है, तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाती है, i3S टेक्नोलॉजी मिल जाती है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पूरी तरह से एनालॉग मिल रहा है, जिसके अंदर आपको स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर मिल जाता है। इसी के साथ फ्यूल गेज इंडिकेटर भी मिल जाता है, पास स्विच मिल जाता है, पैसेंजर फुट रेस्ट मिल जाता है, हैलोजन हेडलैम्प मिल जाता है, जो टेल लाइट है वो भी बल्ब में मिल रहा है, बैटरी 12 वॉट की मिल रही है, और लो फ्यूल इंडिकेटर भी मिल रहा है। अब इन सभी गाड़ियों में जो फीचर्स है वो आपके सामने हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। इन सभी में कौन सी गाड़ी ज़्यादा फीचर दे करके आपको मार्केट में आ रही है, मेरे हिसाब से ESP 125 में आपको ज़्यादा फीचर्स मिल रहे हैं, जो कि काम के भी है, साइलेंट स्टार्ट छोड़ करके। साइलेंट स्टार्ट भी काम का फीचर है, लेकिन मैं मेरे एस्पेक्ट से देखूं, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये यूजलेस है। बाकी आप लोग अपना जानो। इन सभी फीचर्स के साथ ये पूरी की पूरी गाड़ियाँ किन कीमतों में आती है, तो NS 125 आपको लगभग 94 से लेकर 95,000 तक एक्स शोरूम प्राइस में मिल जाएगी। स्प्लिट सीट जो पल्सर बजाज की ही ओर से आती है 74 टू 83,000 के बीच में मिलती है। ESP 125 78 से लेके 82,000 के बीच में मिलती है। शाइन 72 से लेके 77,000 के बीच में मिलती है। ग्लैमर 74 से लेकर के 80,000 के बीच में मिलती है। और वही सुपर स्प्लेंडर की मैं बात करूं तो 72 से लेके 75,000 के बीच में मिलती है। अब ये गाड़ियां लगभग सिमिलर प्राइस पॉइंट पे है, कुछ हद तक मतलब 8 से 10 हजार का फर्क सभी में है। पल्सर के प्राइस थोड़े से ज़्यादा है और ESP के प्राइस भी ज़्यादा है। ये प्राइजेस उन्हें जस्टिफाई भी करते हैं क्योंकि उनमें उन तरह के फीचर्स भी मिल रहे हैं। स्पीड मिल रहा है, लुक मिल रहा है, बड़ी गाड़ी की क्वालिटी छोटी गाड़ी में मिल रही है। साथ ही साथ आपको जो ESP है उसमें कई तरह के फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये प्राइस कहीं ना कहीं उन सभी को जस्टिफाई करती है। चॉइस आप ही की रहेगी। यहाँ तक चलो सब कुछ ठीक है। मैंने कब से बोल रहा हूँ, गला अभी सूखने लग गया है। मोरल पे बढ़ लेते हैं। मोरल पे बढ़ने से पहले बात करते हैं सर्विस नेटवर्क और स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी की। प्रैक्टिकल वीडियो है तो प्रैक्टिकली ही मैं आपके सामने सारी बातें खोल करके रखने वाला हूँ। स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी में बजाज की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने थोड़े टाइम पहले कहा था कि ये दोनों गाड़ियां पहले से चलती आ रही है मार्केट में, जो कि 150 सीसी की एक है और 160 सीसी की एक है। उन्हीं को छोटा इंजन लगा करके उतारा गया है 125 सीसी सेगमेंट में। तो ऐसा नहीं है कि ये ब्रांड्स नए हैं या फिर ये गाड़ियां नई हैं। आप कहीं दूर दरार गांव खेड़ों में फंसे हो, आपको कोई मैकेनिक नहीं मिल रहा है आस पड़ोस में, एक आध मिला तो वो बहुत ही लोकल है, मतलब वहाँ का लोकल है, उसके पास भी आपको ये वाले स्पेयर पार्ट अवेलेबल हो सकते हैं क्योंकि ये पहले से चलती आ रही है गाड़ियाँ, कॉमन है, हर जगह मिल जाएंगे। स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी बजाज की ओर से स्ट्रांग है। अब अगर हीरो की बात करो तो सुपर स्प्लेंडर ये बेहतरीन गाड़ी है, ये बहुत पहले से चलती आ रही है, फैन फॉलोइंग इसकी तगड़ी है, इसमें कई भी आपको स्पेयर पार्ट अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन ग्लैमर इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। ग्लैमर भी पॉपुलर है लेकिन इसे मैक्सिमम सिटी यूजेस में चलाया जाता है, ना कि गाँव खेड़ों में। अब अगर गाँव खेड़ों में या फिर दूर दरार गलियारों में आप अटक गए तो फिर ग्लैमर के स्पेयर पार्ट शायद थोड़ी दिक्कतें आपको जो है वो दे सकते हैं। इसी के साथ अगर मैं आगे बढ़ के बात कर लूँ होंडा की ओर से आने वाली दोनों गाड़ियों की, तो यहाँ शाइन के स्पेयर पार्ट आपको हर जगह मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे ESP के मुकाबले। आप सभी लोग जानते हो शाइन बहुत पहले से चलती आ रही थी। ये CB है, CB के बाद ये सिर्फ शाइन कर दी गई है। थोड़े बहुत बदलाव के साथ इसे वापस लॉन्च करा गया है। ये पहले भी चलती थी और ये रिलायबल गाड़ी है। होंडा की ओर से सबसे ज़्यादा बेची जाने वाली एक्टिवा के बाद अगर कोई गाड़ी है 125 सीसी सेगमेंट में तो वो यही है, शाइन। इसीलिए शाइन के स्पेयर पार्ट आपको हर जगह मिल जाएंगे। इक्का दुक्का ऐसा स्टेशन होगा, ऐसी कोई जगह होगी जहां पर आपको स्पेयर पार्ट ना मिले, लेकिन
ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ स्पेयर पार्ट मिल जाएंगे। उसके बाद अगर ESP की बात करूँ तो ESP अगर आप सिटी यूज़र हो, मैक्सिमम सिटी में रहते हो, तो हाँ आपको इसके स्पेयर पार्ट मिल जाएंगे। अदरवाइज़ ये गाड़ी लॉन्च हुए वैसे कई दिन हो गए, धीरे धीरे स्पेयर पार्ट सर्कुलेट हो चुके हैं कुछ जगह और हो रहे हैं, तो हो सकता है कुछ जगह पे ना मिले, कुछ जगह पे मिल भी जाए। तो ये है स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी की कहानी। सर्विस नेटवर्क होंडा, हीरो, बजाज तीनों का अच्छा है। तीनों में सबसे अच्छा किसका है ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि तीनों ही अपने अपने कस्टमर्स से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और करते रहेंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया होगा। अब लास्ट वाला पॉइंट है मोरल। इन 6 गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी बनी है आपके लिए, कौन सी गाड़ी को खरीदना फायदे का सौदा होगा। देखो ऐसा है, अगर अभी तक आपने पूरे ध्यान लगा करके इस वीडियो को देखा होगा तो हर एक मामले में मैंने डेप्थ में जाकर के समझाया है कि कौन सी गाड़ी का क्या चीज़ कितना अच्छा है। इंजन अच्छा है, स्पीड अच्छा है, टायर से लेकर के मैंने फ्यूल टैंक या फिर और भी कई तरह की चीज़ें जो है डेप्थ में समझा दी है। मैं सिर्फ यहाँ आपके पर्पज़ के हिसाब से किस गाड़ी की ओर जाना चाहिए वो बता पाऊंगा। तो अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, स्पीड के शौकीन हो, लॉन्ग राइड्स पे आप अक्सर जाया करते हैं, कम बजट में हायर सीसी की कोई गाड़ी खरीदना चाहते हो या फिर उसका मजा लेना चाहते हो, या फिर आप स्पीड के साथ साथ फंकी राइडर हो, कॉर्नरिंग वगैरह पसंद है आपको, लुक भी आपको चाहिए स्पोर्टी लुक वगैरह, इस तरह की गाड़ी चाहिए अगर आप, हाँ एक और माइलेज भी आप कहीं ना कहीं स्पीड के साथ साथ परफॉर्मेंस के साथ साथ माइलेज भी आपके लिए मायने रखता है। NS 125 ग्लैमर और फिर स्प्लिट सीट। तो अगर ये पर्पस जैसे मैंने बताया वो है, तो इन तीनों में से किसी एक को आप चॉइस कर सकते हो। चॉइस कैसे करना है इस वीडियो में मैंने बहुत पहले बता रखा है, यानी कि शुरू से मैं बताते आ रहा हूँ। इन दोनों में से कोई आप ले सकते हो। अब बची 3। तो देखो ऐसा है, अगर आपका मैक्सिमम सिटी यूज होता है, कभी कभी ही लॉन्ग राइड आपकी होती रहती है, डिसेंट राइडर हो आप, ज़्यादा स्पीड के आप शौकीन नहीं हो, फंकी राइडर नहीं हो, फंकी का मतलब यानी कि कॉर्नरिंग कर रहे हो आप, बिल्कुल स्टंटबाजी आप करते हो, उन्हें फंकी कहा जाता है, वैसे राइडर नहीं हो, कॉर्नरिंग के लिए मतलब कोई आपका इंटरेस्ट नहीं है, हाई स्पीड परफॉर्मेंस आपको नहीं भी मिला तो भी चलता, 125 सीसी की बाइक होकर भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज चाहिए रहता है, तब फिर आपके लिए ESP, सुपर स्प्लेंडर या फिर शाइन, इन तीनों में से किसी एक गाड़ी की ओर जाना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी तरह के सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपने अभी भी मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है तो वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी दुविधाएं पूछ सकते हो, जिनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और वही इन 6 गाड़ियों में से आप किसी के भी ओनर हो तो आपका एक्सपीरियंस ज़रूर साझा करें। जो बातें मैंने बताई उनमें से आप कितने लोग हैं जो एग्री हो, कितने लोग हैं जो कुछ और सजेस्ट करना चाहते हो, वो भी लिख करके ज़रूर बताएं। हर मंडे को मैं लेकर आता हूँ आपकी बात आस्क ऑटो गुरु के साथ इस एपिसोड को, जिस एपिसोड में आप ही के द्वारा शेयर किए गए रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को मैं बाकी पब्लिक के साथ शेयर करता हूँ। यानी कि जिस किसी पर्टिकुलर गाड़ी को आप यूज़ कर रहे हो उसके प्रोज कॉन्स, फायदे नुकसान, आपका एक्सपीरियंस मुझ तक पहुँचता है और मैं उसे आपके थ्रू, मेरे थ्रू, इस चैनल थ्रू बाकी लोगों तक पहुँचाता हूँ। इससे होता यह है कि भाई सामने वाले को हेल्प हो जाती है आपके उस एक्सपीरियंस की, किस गाड़ी को खरीदे या फिर ना खरीदे। मेहनत की गाड़ी कमाई होती है जो फालतू में वेस्ट ना हो, यही हमारी कोशिश है। अब मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए